नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एकता नगर से कई ढांचागत और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और चीन ने 4.5 साल के गतिरोध के बाद पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों से अपनी सेनाएं पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी की। देश में दीपों के त्योहार दीपावली से पहले आज अयोध्या में 25 लाख मिट्टी के दिए जलाकर भव्य दीपोत्सव का आयोजन। रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हजारों विशेष ट्रेनें चलाईं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, कराईकल और माहे में अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और स्पेन के पूर्वी वालेंसिया क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ से कम 64 लोगों की मौत। समाचार संध्या के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में आज शाम 2080 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अनेक आधारभूत विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत का लक्ष्य। 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नवनिर्मित उपजिला अस्पताल का निर्माण 22 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह अस्पताल एकता नगर के नागरिकों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए आज पहले चरण में 10 स्मार्ट बस स्टैंड और पिकअप स्टैंड का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही 4 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का भी आज शुभारंभ किया गया। इसके अलावा एकता नगर में सतत विकास पर केंद्रित विश्व स्तरीय बोनसाई उद्यान को भी जल्द ही एक नए पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परिसर में सरदार सरोवर बांध अनुभव केंद्र की भी स्थापना की जा रही है, जिसमें 6 दीर्घाओं के माध्यम से बांध के संचालन और इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व एकता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में एकता की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिकारियों ने शपथ ली। विश्व एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 4.5 साल के सैन्य गतिरोध के बाद पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में दोनों देशों की सेना के हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सैन्य सूत्रों के अनुसार स्थानीय कमांडर स्तर पर बातचीत जारी रहेगी और सीमा पर गश्त जल्द ही फिर से शुरू होगी। क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सूत्रों के अनुसार सत्यापन का काम चल रहा है और जमीनी कमांडरों के बीच गश्त के तौर तरीकों पर फैसला किया जाएगा। हाल ही में भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गश्त व्यवस्था को लेकर एक समझौते पर पहुंचे थे। इस महीने की 22 तारीख को यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें दोनों सेनाओं ने देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में अस्थायी टेंट हटा दिए और ढांचे गिरा दिए। रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए थे कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि शांति के प्रबंधन की निगरानी के लिए जल्द मिलेंगे और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सीमा मुद्दे का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज दीपोत्सव पर राम की पैड़ी समेत अयोध्या के 55 घाटों पर 25,12,000 से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष एक और विश्व रिकॉर्ड बना, जिसमें 1121 बटुकों ने सरयू के घाटों पर एक साथ सबसे बड़ी आरती की।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई अन्य कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में संतों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री योगी ने कहा कि दीपोत्सव न केवल अयोध्या और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा आयोजन बन गया है, बल्कि देश और दुनिया के लिए भी एक अनूठा आयोजन बन गया है। एक रिपोर्ट। दीपोत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। जिस गति से देश आगे बढ़ा है, उससे पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत के ज्ञान, परंपरा, योग, आयुर्वेद और संस्कृत को आज पूरी दुनिया में मान्यता मिल रही है। भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के बाद भारत का सौभाग्य फिर से उदय हो रहा है। आज का दीपोत्सव हमारे लिए संकल्प का दिन है कि हम इस देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और सक्षम देश बनाएंगे। अयोध्या की बदली हुई छवि आज दुनिया को अपनी ओर खींच रही है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की और सरयू आरती में भी शामिल हुए। इस अवसर पर एक भव्य ड्रोन और लेजर शो भी आयोजित किया गया। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हजारों विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। इस साल 7000 ट्रेन्स रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन्स, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, पूछताछ काउंटर, खान पान सेवाएं, पीने का पानी और मोबाइल शौचालय भी स्थापित किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के बारे में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि रेलवे ने भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कई प्रबंध किए हैं। हमारा जो अनरिजर्व और रिजर्व पैसेंजर है, उसको हम लोगों ने सेग्रीगेट कर दिया है ताकि क्रिस क्रॉस मूवमेंट न हो। सिक्योरिटी स्टाफ की भी संख्या में करीब करीब 30% की वृद्धि की गई है। स्पेशली महिला रक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। दीपावली के त्योहार के दौरान संभावित आग की घटनाओं से निपटने के लिए दिल्ली अग्निशमन विभाग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। उधर प्रमुख अस्पतालों ने दीपावली को देखते हुए घायलों के उपचार के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अग्नि दुर्घटनाओं के रोगियों के लिए आपातकालीन वार्ड बनाया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के बर्न विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंघल ने आकाशवाणी को बताया कि घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेष तैयारी की गई है। अगर कोई जो जलने का कोई शिकायत हो जाए, उसके लिए हमने काफी तैयारी, हमने आईसीयू में, वार्ड में, इमरजेंसी में बेड खाली रखे हैं और हमने एडिशनल डॉक्टर, नर्सेज और टेक्निकल मैन पावर को डेप्यूट किया है। हमने सारा अपना जो हमको लगता है कि ड्रेसिंग का सामान और जो दवाइयां, उसको हमने स्टॉक किया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और झारखंड में दूसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। मतदान 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। कांग्रेस सांसद वसंत राव चौहान का अगस्त में निधन हो जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। पहले चरण के लिए 743 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 43 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बीच जांच अभियान के दौरान अब तक 21 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकद राशि बरामद की जा चुकी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। कर्नाटक में 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन आज कुल 19 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के बाद अब अंतिम मुकाबले में 45 उम्मीदवार रह गए हैं। उधर केरल में वायनाड संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी के आधारहीन आरोपों का जिस प्रकार दो टूक जवाब दिया है, उससे पता चलता है कि कांग्रेस सत्ता के लालच में खुलेआम अनर्गल अभियान चला रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को नीचे दिखाने और अपमान करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लगातार सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों के कारण भारत और चीन आम सहमति पर पहुंचे हैं और आम सहमति के माध्यम से सीमा पर शांति बहाल करने के लिए ऐसा करना जारी रखेंगे। आज रात तेजपुर के बड़ा खाना में सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वडोदरा में C-295 विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन भारत की रक्षा और विमानन यात्रा का एक ऐतिहासिक मोड़ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर भारत की रक्षा क्रांति ने उड़ान भरी शीर्षक से लिखे पोस्ट में देश के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि पर अपने विचार साझा किए हैं। पूर्वी स्पेन के वेलेंसिया क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 64 लोग मारे गए हैं। कल हुई मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें कारें बह गईं, रेल लाइनें और राजमार्ग बाधित हो गए तथा सड़कें और कस्बे जलमग्न हो गए। दुर्गम क्षेत्रों में खोज अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। सरकार ने बचाव कार्यों के समन्वय के लिए एक संकट समिति की स्थापना की है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना और रायलसीमा में भी गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान की प्रवृत्ति अगले 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। हमास ने कहा है कि गजा पट्टी में स्थायी युद्ध विराम के लिए किसी भी समझौते या विचार के प्रति उसके विकल्प खुले हैं। कल हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समझौतों या विचारों में गजा पट्टी से इजरायली सेना की वापसी, नाकाबंदी हटाना, राहत सहायता और आश्रय के प्रावधान सहित कैदियों की अदला बदली का समझौता भी शामिल होना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात सरकार की एमनेस्टी 2024 योजना कल समाप्त होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों को अपनी वीजा स्थिति को नियमित करने या बिना दंड के देश से बाहर निकलने का अवसर प्रदान किया जाता है। दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास इस प्रक्रिया में भारतीय प्रवासियों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है। भारतीय मिशन ने योजना शुरू होने के बाद से अब तक कुल 2275 आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी किए हैं। प्रस्थान की सुविधा के लिए कुल 2409 निकास परिमट और आउटपास जारी किए गए हैं। सऊदी अरब के रियाद में लुलु सुपर बाजार में लुलु वाली दिवाली उत्सव की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में भारतीय शिष्टमंडल के गणमान्य व्यक्तियों और प्रवासी सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा कि रियाद में आज से शुरू हुआ ये शानदार उत्सव भारत और सऊदी अरब के बीच गहरे पारस्परिक सम्मान का प्रमाण है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एकता नगर से कई ढांचागत और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और चीन ने 4.5 साल के गतिरोध के बाद पूर्वी लद्दाख के देपसांग और टेमचौक क्षेत्र से अपनी सेनाएं पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी की। देश में दीपों के त्योहार दीपावली से पहले आज अयोध्या में 25 लाख मिट्टी के दिए जलाकर भव्य दीपोत्सव का आयोजन। रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हजारों विशेष ट्रेनें चलाई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कराईकल और माहे में अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और स्पेन के पूर्वी वेलेंसिया क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ से कम 64 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।